हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कनाडा आ रहे हैं या आप एज अ न्यू इमिग्रेंट यहाँ कनाडा मूव होते हैं और किस तरह से आपने मुश्किलात से ख़ुद को बचाना है। और अल्टीमेटली आपने ये भी सुना होगा कि लोग फिर कनाडा को ही बुरा भला कहते हैं, तो किस तरह से आपने फाइनेंशियली जो बैड डिसीजंस हैं उनसे कैसे बचना है और किस तरह से आप यहाँ पर फाइनेंशियली बेहतर हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करने हैं और जिनमें अक्सर बेशतर लोगों को पता नहीं होता और आप कह सकते हैं कि वो ना जानने की वजह से मुश्किल में फंस जाते हैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है कि आप यहाँ पर आते हैं तो आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना होता है। तो जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको सेविंग अकाउंट के साथ साथ आपको क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है। क्रेडिट कार्ड आपको दिया जाता है जिसमें से आपको एक लिमिट दी जाती है $1000 या $1500 की, जिसको आप खर्च कर सकते हैं, यानी अपने कार्ड के ज़रिए स्वैपिंग कर सकते हैं। जो नए लोग होते हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि स्टेटमेंट कब जनरेट होगी और वापस पे बैक कब करना है और कितना करना है। होता ये है कि आपके पास पैसे नहीं भी हैं, आप उसी से ही क्रेडिट कार्ड को ही यूज़ करेंगे, जो चीज़ आपने लेनी है और उसकी आप पे करेंगे और उसकी स्टेटमेंट जनरेट होने का भी एक टाइम होता है। और फिर ये भी होता है कि वो अगर आप पूरी अमाउंट नहीं दे सकते, लेट से आपने एक महीने में $500 खर्च कर लिया क्रेडिट कार्ड से, तो वो बैंक आपको कहेगा कि आप $10 पे कर लें मिनिमम अमाउंट और आगे आपका चलता रहेगा। तो इस तरह से लोग करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं वो डेट में हों, उधार लेकर, इस तरह कुछ लोगों की होती है हैबिट, उस चीज़ को उस तरह से लेकर चलते हैं, उनको परवाह नहीं होती। लेकिन उसका मसला क्या होता है और नुकसान क्या होता है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो बेसिकली $10 जब आप पे करेंगे, लेट से आपने 500 खर्चा कर लिया और उसकी जगह $10 पे करेंगे और अल्टीमेटली 1 साल बाद जाकर आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितने कर्ज़ के नीचे आ चुके हैं। क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड होते हैं इनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, 20%, 23%, 30%, 45, लाइक इतना आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। और अल्टीमेटली जब आप कैलकुलेट करते हैं और उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो बेसिकली अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं EMI पे, लैपटॉप लेना चाहते हैं, फ़ोन या कोई भी चीज़, या इवन कि आप यहाँ पर कोई अपना ड्रेस लेना चाहते हैं, तो आप पूरी पेमेंट पे उठाइए। आप थोड़ा सा सेविंग करके पूरी पेमेंट पे उठाएंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। और अदरवाइज़ अगर आप EMI पे कोई चीज़ ले रहे हैं तो उससे आपका अल्टीमेटली नुकसान ही होना है कि उससे आपको कहीं जो ओरिजिनल कीमत होती है उससे आपको ज़्यादा कीमत पे करना होती है। तो क्रेडिट कार्ड का आप यूज़ करें, बिल्कुल यूज़ करें, लेकिन टाइमली उसमें जितने भी अमाउंट आपने खर्च की हुई है उसको वापस पे कर दें। महीने की 15 तारीख तक आपने वो पे बैक वापस करना होता है, उससे पहले आप वो सारे अमाउंट पे बैक कर दें ताकि आपके ऊपर किसी किस्म का डेट ना चढ़े। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपने लिए इमरजेंसी फ़ंड कायम करना है। लेट से कुछ भी हो सकता है, कोई भी नागहानी सूरत हाल हो सकती है आपकी लाइफ के साथ कुछ भी, तो एटलीस्ट आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि किसी से आपको उधार ना मांगना पड़े। क्योंकि ये तो एक बैड हैबिट होती है लोगों से पैसे मांगना, और बाज़ वक़्त कोई एक आध दफ़ा दे देगा और बार बार तो नहीं हो सकता ऐसे। तो एटलीस्ट 3000 से लेकर 5000 तक मैं समझता हूँ कि आपके पास इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। किसी भी सूरत में आपको कहीं जाना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो कैसे फ़ंड आएगा उस पर भी हम बात करेंगे। और इमरजेंसी फ़ंड होना ज़रूरी है क्योंकि इंसान के साथ तो खुशी गमी तो लगी ही रहती है। ये इम्पॉर्टेंट है कि आपकी अपनी सेविंग में से इतना होना चाहिए कि आपके पास आपको क्रेडिट कार्ड पे और जो आपके क्रेडिट लाइन है उस पर डिपेंड ना करना पड़े। क्योंकि लोग तो यही सोचते हैं कि उनके पास लेट से अगर 3000 की क्रेडिट लाइन है तो वो उसको यूज़ कर लेंगे, लेकिन पे बैक करते हुए बहुत तकलीफ़ होती है और इंटरेस्ट के साथ आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो इस पर भी आप ज़रा गौर फरमाइएगा। अलावा सेविंग के हवाले से आपका यही सवाल होगा कि हमारी सैलरी होगी फिर उसके बाद सेविंग पर हम आएंगे ना, तो आपकी ज़रा यहाँ पर आप काम करेंगे, जो भी आपकी सैलरी बनती है उसमें से मैं समझता हूँ कि सैलरी का 10% आपकी सेविंग में जाना चाहिए। हर सैलरी में से, जैसे आपकी 3000 सैलरी है, 2000 है या कम है या 5000 है, उसमें से 10% आपका जाना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जब उनकी पे आती है तो सबसे पहले वो अपने खर्चे पूरे करते हैं। सारे जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, आपके यूटिलिटी हो गया, आपके फ़ोन बिल हो गया, आपके ग्रॉसरी हो गई, आपका रेंट हो गया, रेंट का ज़रा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया जाता है। आपके सैलरी का ज़्यादा हिस्सा उस तरफ ही जाता है। वो सारी चीज़ें पे करने के बाद, खाना पीना करने के बाद, घूमने फिरने के लिए भी ज़्यादा लोग उस पर भी पैसे खर्च करते हैं। उसके बाद जाकर अगर कहीं कोई पैसे बचते हैं तो सोचते हैं कि हमें ये सेविंग करनी चाहिए। लेकिन आप अपने जहन में रखिए, एक अमाउंट रखिए कि 10% आपने अपनी सैलरी से सेविंग करनी ही करनी है। यानी आपकी सैलरी आई, लेट से 2000 है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, या 3000 है, उसमें से 10% आपकी सैलरी का सेविंग का वो पार्ट
फ़ौरी तौर पर होना चाहिए। वो करके उसके बाद आप बाकी चीज़ों को देखिए, ज़ारा जो आपके लिए ज़रूरी हैं, बिल वगैरह हैं, ग्रॉसरीज, सारी चीज़ें, घूमना फिरना, आपकी कॉफ़ी के जो एक्सपेंस है, सारी चीज़ें, उनको बाद में कैलकुलेट कीजिए, बाद में उन पर खर्च कीजिए। पहले आपकी सेविंग होनी चाहिए ताकि एक ऑटोमेटिक सिस्टम हो कि सैलरी में से 10% लाजमी आपकी सेविंग में जाएगा। तो आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर अ ईयर, फिर आप फील करेंगे कि ये उस सेविंग से आप कुछ और भी कर सकते हैं। लाइक साइड हसल की भी हम बात करेंगे, लेकिन कुछ और बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कनाडा तो इस हवाले से अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ पर कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उस हवाले से ज़ाहिर है आप आगे एक्सेल कर सकते हैं। आपके पास सेविंग होगी तो आप करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर चौथा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कुछ लोगों की हैबिट होती है, बैड हैबिट मैं नहीं कहूँगा, लेट्स से उनका रोज़ाना की एक्टिविटी होती है, कॉफ़ी उठा ली, उसके साथ उन्होंने टोस्ट उठा लिया या कोई बेगल उठा लिया या केक, इस तरह से। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हैं, अगर आप रोज़ाना कॉफ़ी आप बाय कर रहे हैं, $2-3 की अगर आपको कॉफ़ी आती है, या कुल मिलाकर आपका $5 खर्च होता है रोज़ाना का, तो उसको कैलकुलेट कीजिए, 30 के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए, $150 तो आपका ये चला गया। तो इस तरह से आपने ट्रैक करना है कि कहाँ पर आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है और कहाँ से आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। खाने पीने के अलावा अभी आप ट्रैक कीजिए कि किन चीज़ों पर आपका ज़्यादा खर्चा होता है। घूमने फिरने के लिए भी आपका बजट होना चाहिए और होता भी है, और इसके अलावा कुछ ऐसी खर्चे तो नहीं आप कर रहे जो कि गैर ज़रूरी हैं। जब आप ट्रैक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस तरह से आप बेहतर सेविंग कर सकते हैं, और ख़ास करके जो आपकी अर्निंग है, अर्निंग के जो सोर्स हैं उनको बढ़ाइए। लाइक आपकी जो साइड हसल है वो कर सकते हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने गाड़ी भी उठाई है, गाड़ी ली है, और वो उनकी एक अच्छी खासी जॉब चल रही है। तो मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि क्यों आपने ली है, और वो बाद में उन्होंने बताया कि अब जो उनका फ्री टाइम होता है उसमें अच्छी खासी वो अर्निंग कर रहे हैं ऊबर से और डोरडैश से, और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। एक बात मैं आपसे शेयर करना भूल गया कि इस तरह से अगर आप डेट में चले जाते हैं, आपने EMI पे कोई चीज़ें ली हुई है, लेट से आपने गाड़ी ली हुई है या कोई और आपने महंगी चीज़ उठाई हुई है जिसकी आप EMI भर रहे हैं, $500, $600 या $1000 आप भर रहे हैं, तो यहाँ पर ख्वाब होता है किसी भी शख्स का जो इमिग्रेंट यहाँ रहा आता है कि यहाँ पर अपना घर लिया जाए। तो जब आप घर लेंगे तो घर लेने के लिए आप शायद उस जो अमाउंट तक ना पहुँच पाएँ, लेट्स से 600 या 700 उसके अमाउंट है, तो वो आपकी ऑलरेडी एक गाड़ी या कोई चीज़ आपने EMI पे ली हुई है आपके क्रेडिट हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली, तो आप शायद उस पूरी कीमत को अदा ना कर सकें। यानी वो अगर $700 कैनेडियन डॉलर का अगर घर है तो वो शायद आपकी लिमिट 400 या 500 तक ही हो। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। इस तरह से EMI पे चीज़ें ज़रा आपके लिए एक तरह की सहूलत तो होती है, लेकिन आपने ये भी देखना है कि उसका कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है आपके लिए। तो इसके साथ ही आज की वीडियो से इतना ही। आप अपना फीडबैक दीजिएगा, कोई पॉइंट अगर मैं मिस कर गया हूँ तो आप वो ऐड कर सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, मेरा और आपका अल्लाह मालिक।